दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट 5 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसमें अभ्यर्थियों के द्वारा भेजे गए ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार के क्वेश्चन थे। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको भी याद आए तो, और कौन कौन से इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर का लेवल कैसा था उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये किसी अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, क्योंकि अभी पेपर देकर पेपर हॉल से बाहर निकले ही थे, फ़ोन कॉल करके उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताए हैं। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर इधर उधर भी हो जाते हैं तो आप नेगेटिव कमेंट मत किया करो, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा याद नहीं रह पाता है ना, ऑनलाइन पेपर होता है और बाहर निकलते हैं, पेपर का प्रेशर, घर पहुंचने का प्रेशर, तो थोड़े बहुत इधर उधर क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो अनुनासिक क्वेश्चन पूछा गया कि अनुनासिक या फिर अनुस्वार, उन्होंने बताया अनुनासिक या अनुस्वार में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अगर अनुनासिक पूछा गया तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, और अगर अनुस्वार पूछा गया तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह अनुस्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये अनुस्वार अनुनासिक या अनुस्वार में से पूछा जाएगा, तो ध्यान देना अनुनासिक तो है वो हमारा चंद्र बिंदु हो जाएगा, और अनुस्वार की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो अनुस्वार बन जाता है। तो ये शायद क्वेश्चन दिया गया था इसमें से। अगला क्वेश्चन था कि बेलारी और शिवपालगंज, दो ही ऑप्शन उनको याद रहे कि स्थान मैच करना था। ये कूट के लिए क्वेश्चन दिया गया था, कूट हमें मैच करना था जिसमें बेलारी दिया गया था, शिवपालगंज तो सभी जानते हो, बेलारी गोदान से संबंधित है, शिवपालगंज जो है वो मैला आंचल से संबंधित है। और भी दो ऑप्शन दिए गए थे तो ये आराम से मैच हो रहे थे, कूट का आंसर था, हमें मैच करके आंसर देना था, तो आसानी से ये मैच हो गया था। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथेन भारत कब आई थी। एलिजाबेथेन जो है वो भारत कब आई, तो दोस्तों देखो एलिजाबेथेन जो थे वो भारत 3 बार आई थी। 1961 में आई, सबसे पहले 1961, उसके बाद में 1983 और 1997, 3 बार आई थी। इनमें से कोई डेट आपको दी हुई होगी तो वही आपका आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन था कि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत अच्छा, अगर किसी ने लाइव वीडियो देखी है तो कल नहीं परसों की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने उच्चारण स्थान करवाई थी चैनल के ऊपर ही, और उच्चारण स्थान से आधारित चैनल है मेरा, जैसे आप देख रहे हो टीचर्स गोल, और एक हरियाणा कुरुक्षेत्र के नाम से भी है, जिसपे ग्रामर के क्वेश्चन प्रतिदिन करवाए जाते हैं, और उसमें परसों की ही क्लास थी जिसके अंदर उच्चारण स्थान करवाए गए थे। दोस्तों देखो उच्चारण स्थान दिया हुआ था, हमें मैच करना था कि कंठ कौन से वर्ग का होता है, तालु कौन से वर्ग का, मूर्धा कौन से वर्ग तक का। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था आपका कि देखो कंठ सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है, सबसे पहला वर्ग होता है कै वर्ग, यानी कै वर्ग कंठ होता है, दूसरा वर्ग होता है चै वर्ग तालु होता है, तीसरा वर्ग टै वर्ग मूर्धा कहलाता है, चौथा वर्ग हमारा तय वर्ग दंतीय होता है, और 5वां पै वर्ग क्या होता है, ओष्ठ्य होता है। इस प्रकार हिंदी में 9 उच्चारण स्थान होते हैं। तो 5 तो ये वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो इस प्रकार से कुल 9 उच्चारण स्थान होते हैं जिनमें हमारे जो 44 वर्ण हैं उनका विभाजन किया गया है। चैनल पर वीडियो है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, बहुत आसान तरीके से इसको करवा रखा था, और ये क्वेश्चन भी आसान था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस, जिंदगी नामा और राग दरबारी, इनको क्रमशः लगाना था हमें। तो देखो बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 का है, तमस जो है ये 1973 का है, जिंदगी नामा है ये 1979 का है, और राग दरबारी 1968 का है। तो हमें क्रमशः इनको लगाना था, तो इस आधार पे हम इनको क्रमशः लगा देंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 का है सबसे पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा राग दरबारी 1968 का है, फिर हमारे पास आ जाएगा तमस 1973 का है, और लास्ट में आ जाएगा जिंदगी नामा 1979 का है। तो ये क्रम का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा आपकी बार क्रम के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने उन्होंने बताया कि क्वेश्चन था आपके बंटी में स्त्री पात्र हमें निकालने थे। ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था और इवनिंग शिफ्ट में भी पूछा गया कि
आपने अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो देखी होती तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते, वहाँ भी मैंने सोल्व करवा रखा है, क्वेश्चन भेजे हुए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। आपके बंटी के स्त्री पात्र पूछे हुए थे। स्त्री पात्रों के अंतर्गत फूफी आती है, शकुन आती है, मीरा आती है, माली आती है, इनमें से कोई न कोई एक ऑप्शन आपके पास था। जिनको मतलब आपके बंटी के स्त्री पात्रों का चुनाव करके लिखना था कि इनमें से कौन सा नहीं है, शायद ये क्वेश्चन था। तो फूफी, शकुन, मीरा, माली ये सब इसमें क्या आते हैं, स्त्री पात्र आते हैं। फिर पूछा था सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के बारे में कथन पूछे हुए थे कि बताओ सरोज स्मृति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो देखो सरोज स्मृति एक गीत है, आपका शोक गीत माना जाता है, और एक ये ध्वन्यात्मक है। गीत है तो अपने आप ही क्या है, ध्वन्यात्मक है, तो ये ऑप्शन था वो हमारा सही हो जाएगा। उसके पास बाद पूछा गया संस्कृति और सौंदर्य रचना किसकी है। संस्कृति और सौंदर्य रचना है, संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है ये किसका है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नामवर सिंह का। संस्कृति और सौंदर्य किसका हो जाएगा, नामवर सिंह का। फिर पूछा गया नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान रचना किसकी है। सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान तो नामवर सिंह का हो जाएगा। और नई कविता के प्रतिमान पूछा जाए तो किसका हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाएगा। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का। आगे पूछा कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार रचना के रचनाकार पूछे गए थे। कामायनी एक पुनर्विचार रचना किसकी है, तो सभी जानते हो दोस्तों किसकी है, मुक्तिबोध की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंधा युग किस पर आधारित है। अंधा युग की विषय वस्तु पूछी गई थी। ये सभी को पता है कि अंधा युग किस पर है। अंधा युग का जो जीवद्रव है ये महाभारत पर आधारित है। उसके बाद पूछा गया अंधेरी नगरी की विशेषताएं बताओ। अंधेरी नगरी की 4 विशेषताएं दे रखी थी, जिसमें से एक विशेषता नहीं थी, उसी का चुनाव करना था कि अंधेरी नगरी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके अंदर एक दिया हुआ था 20वें अंक में, आगे उन्हें याद नहीं रहा, बाकी तो तीनों सही थे, लेकिन जो 20वें अंक में आगे कुछ दिया हुआ था वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था अंधा युग की विशेषताएं। हमें अंधा युग की विशेषताएं दी गई थी और इसमें भी यही पूछा गया था। अंधा युग में दिया गया था कि अंधा युग का जो ये कहें स्टेप्स हैं, अंधे युग के अंदर जो क्रम है, अंधे युग में जो क्रम है वो हमसे पूछा गया था, तो वो उनको ध्यान नहीं रहा कि किस आधार पर क्वेश्चन था, लेकिन अंधे युग से भी क्वेश्चन था। रिपोर्ताज की विशेषताएं पूछी गई थी दोस्तों हमें कि रिपोर्ताज की विशेषता कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिपोर्ताज की विशेषताएं दे रखी थी कि रिपोर्ताज जो है वो भारतीय काव्यशास्त्र के साथ साथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी नवीन विधा है। यह कि इसमें मनोवैज्ञानिक विवेचन किया जाता है, इस प्रकार की विशेषताएं दे रखी थी। तो 3 विशेषताएं तो बिल्कुल देखने से ही बन रही थी। रिपोर्ट शब्द, रिपोर्टाज में रिपोर्ट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इस प्रकार की विशेषताएं इसमें दी हुई थी। और एक विशेषता जो बिल्कुल ही अलग थी वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नाथ पंथ के पक्ष में कथन दिया गया था। एक लंबा सा कथन बताया, कथन उनको याद नहीं था, लेकिन ये श्योर था कि वो नाथ पंथ के पक्ष में था, विपक्ष में नहीं था। अगर विपक्ष में होता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन देते, लेकिन अगर नाथ पंथ के पक्ष में कथन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। अगला था देवसेना और स्कंदगुप्त का कथन। कुछ कथन दिया गया था जो देवसेना ने किससे कहा था, स्कंदगुप्त से कहा था। कथन उन्हें ध्यान नहीं था, लेकिन इसका उत्तर बताया कि देवसेना ने किससे, स्कंदगुप्त से कहा था, ऐसा कोई कथन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था प्रसाद के नाटकों में गलत कथन कौन सा है। प्रसाद के नाटकों में से गलत कथन निकालना था कि गलत कथन कौन सा है, ये चुनना था। और उसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल सही थे। 100 ऑप्शन दिया गया था कि चंद्रगुप्त इनका अंतिम नाटक था, ऐसा दिया गया था कि चंद्रगुप्त इनका अंतिम नाटक था, जबकि गलत हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक था इनका। तो वही कथन गलत हो जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है वो इनका अंतिम था, जबकि चंद्रगुप्त वहाँ शायद अंतिम दिया हुआ था एक ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी अंतिम होगा। अगला पूछा गया था दोस्तों बुंदेली की बोलियाँ, बुंदेली की कौन सी बोली नहीं है, ये दिया गया था। तो उसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखो जब बुंदेली की बोलियों की बात करते हैं तो बुंदेली के अंदर 3 बोलियां आती हैं, पंवारी, लोधांती और राठौरी।
तो कौन सी नहीं है पूछा था, तो पंवारी भी, लोधांती भी, राठौरी भी, ये तो तीनों हो जाएंगी, लेकिन खटोली नहीं होगी इसकी। एक खटोली दिया हुआ था तो खटोली नहीं होगी। मुख्य रूप से इसमें तीन बोलियां आती है, पंवारी आती है, लोधांती आती है और राठौरी आती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताया कि अवधी व ब्रज भाषा में अंतर पूछा गया था कि अवधी और ब्रज भाषा में क्या अंतर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया कि जो झूठा सच है, झूठे सच के अंदर झूठा सच की विषय वस्तु पूछी गई थी और उसमें एक वतन शब्द आया हुआ था। वतन की इज्जत, आबरू, ऐसा कुछ शब्द दिया गया था वतन के बारे में, जो एक सकारात्मक कथन था, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कि क्योंकि झूठा सच जानते हो आप कि ये देश विभाजन पर आधारित है, तो देश विभाजन डायरेक्ट शब्द न देकर इसमें वतन से प्रेम ऐसा कुछ शब्द दे दिया गया था, जो तुम्हारा आंसर था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर मैं इन क्वेश्चन के आधार पर बाकी भी जो अभ्यर्थी हैं जैसे ही घर पहुंचते हैं तो कॉल करते हैं। आप जानते हो स्त्री अभ्यर्थी होती है तो घर पहुंचने के बाद ही कॉल कर पाती हैं, और ये जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उन्होंने ये कुछ क्वेश्चन, और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझे बताए मैं उनका बार बार आभार करती हूँ। ताकि बहुत से ऐसा होता है कि क्वेश्चन सभी तो याद नहीं रह पाते, लेकिन इतने क्वेश्चन भी याद रह रहे हैं तो अच्छी मेहनत करके अभ्यर्थी गया हुआ है। और ये क्वेश्चन भेजें ताकि आप सभी के लिए थोड़ा सा एक रिव्यू मिल जाए कि पेपर का रिव्यू कैसा था। तो दोस्तों अगर मैं पेपर के बारे में कहना चाहूँ तो पेपर जो था वो आपका आसान नहीं था, न ही आसान था, न ही उसको तुम मॉडरेट कह सकते हो। हिंदी का जो पेपर था उसका लेवल कठिन था, सुबह का पेपर का लेवल भी कठिन था, और जो इवनिंग शिफ्ट का है वह भी कठिन है। हिंदी का पेपर कठिन था, आसान नहीं था। हाँ, फर्स्ट पेपर इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर से संबंधित जो क्वेश्चन थे, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आसान थे बजाय सब्जेक्ट के। तो दोस्तों ऐसा तो हमेशा ही रखा जाता है, या तो सब्जेक्ट कठिन होता है या फिर फर्स्ट पेपर कठिन होता है। एक का लेवल तो थोड़ा कठिन रखा ही जाता है, लेकिन फिर भी जो ठीक तैयारी करके गए थे उनके अनुसार पेपर का जो लेवल था वो कठिन था। जिसने तैयारी नहीं की ना, वो चाहे हवा में कुछ भी मार दे, हमारे तो इतने सही हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से जो तैयारी करके गया ना उसे पता होता है कि पेपर का लेवल क्या था। और सुबह वाले क्वेश्चन में परसों की जो लाइव क्लास थी उसके अंदर से ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ गया था, और वो बताया गया था आपको कि कौन सा किसके द्वारा संप्रदाय दिए गए थे आपको, है ना, कौन सा संप्रदाय, जैसे अद्वैत संप्रदाय था, निम्बाचार्य का संप्रदाय था। इस प्रकार से मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, तो वो सभी आराम से मिलान करें। परसों की क्लास में ही है। कहना चाहूँगी दोस्तों, रोजाना प्रत्येक दिन हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास होती है चैनल के ऊपर, क्वेश्चन करवाए जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक भी करवाए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी अवश्य जुड़िए। ताकि ऐसा नहीं कि कोई पेपर आता है तभी हम पढ़ाई करते हैं। अगर हम रेगुलर पढ़ाई करते हैं, अगर हम प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, और इस लगभग में ये कहें कि 15 से 20 क्वेश्चन लगभग रोजाना चैनल के ऊपर करवाती हूँ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे सुबह की क्लास में ये नर्सों की क्लास में मैंने ऑनलाइन में आके करवाया था, तो वहाँ काव्य के लक्षण करवाए थे, और सुबह की क्लास में डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन वहाँ से उठकर आ गया। और किसी ने मुझे बहुत अच्छा लगा भेजा कि मैंने तो पहली बार ही आपकी क्लास देखी थी, और आपकी जो ट्रिक होती है ना वो इतनी अच्छे याद हो गई कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकल गया, जबकि एक बार ही क्लास देखी थी। तो दोस्तों क्लास देखते रहें, इन क्लासों से आप जुड़ते रहें। रोजाना 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और रचनाएँ वगैरह जो होती हैं वो एक साधारण आपके विचारों से जुड़ती हुई ट्रिक है पूरी साहित्य की, तो उसके आधार पर बनाई गई है। हाँ, पेपर को अगर देखें तो नाटक से और उपन्यास से अब की बार क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे, आलोचना से भी उठाए गए, लेकिन ना तो जो क्वेश्चन थे वो आपके पत्र पत्रिकाओं से थे, ना ही कविता पाठ से क्वेश्चन थे, बहुत कम। लेकिन दोस्तों ये मत मान लेना कि आगे आने वाले पेपर के अंदर भी ऐसा ही है। हाँ, कथन उठाए जाते हैं, कथन 3 से 4 पेपर के बाद एक मोस्टली जो पेपर होता है वो कथन पर ये रख देते हैं। जैसे 2019 का पेपर देखें तो 19 के अंदर भी बहुत ज़्यादा कथन इन्होंने दिए थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर अब की बार आया ऐसा ही अगली बार आएगा। हमें हर चीज़ को लेकर तैयारी करनी है। हमें कथन भी देखने, हमें रचनाएं भी देखनी है, हमें आदिकाल भी देखना है, भक्ति काल भी देखना है, हमें आधुनिक काल भी देखना है, हमें गद्य पाठ भी देखना है। काव्य शास्त्र के क्वेश्चन अब की बार बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए।
नहीं तो काव्य शास्त्र अच्छा पूछा जा रहा है वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हो रही है उसमें। लेकिन नेट के पेपर में ना तो मॉर्निंग शिफ्ट में था, ना ही इवनिंग शिफ्ट में। कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मुश्किल से थे, लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये हमारा पेपर था। पेपर था का जो लेवल था, क्वेश्चन का लेवल था, यह अप लेवल था। आपका कठिन पेपर है, मैं इसको कह सकती हूँ हिंदी वाले को। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। उनका भी जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था ना, वो आसान नहीं था। वो बहुत सोचने के बाद, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे थे, क्वेश्चन सभी निकल रहे थे, लेकिन बहुत अधिक सोचने के बाद क्वेश्चन निकल रहे थे दोस्तों। ऐसा नहीं सीधा सीधा देखा और आंसर दे दिया, फटाफट आंसर दे दिया, ऐसा पेपर नहीं था। क्योंकि लेवल यूजीसी नेट जेआरएफ का है तो अच्छा लेवल रहना ही था। अब की बार और थोड़ा सा कठिन बनाया गया है विगत वर्षों से, तो पेपर का लेवल मैं कठिन ही कह सकती हूँ। जल्दी ही कट ऑफ के ऊपर भी काम किया जाएगा। बाकी स्टूडेंट से एक बार पूछ लेते हैं, अभ्यर्थियों से पूछ लेते हैं कि किस किस प्रकार का उनका पेपर रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, उसके आधार पर जल्दी ही कट ऑफ भी आपके समक्ष ला दी जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं ये आपकी भलाई के लिए प्रत्येक दिन क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही उनका बेस भी बताया जाता है कि ये क्वेश्चन किस आधार पर बना है और इस क्वेश्चन को किस आधार पर आगे और बनाया जा सकता है, कैसे इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन के साथ साथ बताई जाती हैं। और ये नया जल्दी ही यूजीसी नेट का बैच भी आरंभ करने जा रहे हैं जून के लिए। आप जानते हो कि जून में पेपर होगा, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगला पेपर जून में होगा। अब की बार नेट निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगली बार जेआरएफ के लिए तैयारी करें। किसी कारणवश अब की बार पेपर ठीक नहीं हुआ है तो नेक्स्ट नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर सकते हैं। जल्दी ही चैनल पर आपको सूचना दे दी जाएगी। एप्लीकेशन के माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रही हैं, लाइव वीडियो भी रहेंगी। और यदि कोई जुड़ना चाहता है कि मैम हम तो इस तरह से लेना चाहते हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं कि आपसे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, इस प्रकार से बैच लेना चाहते हैं, तो वह बैच भी उपलब्ध है। गूगल मीट के ऊपर बैच होगा और उसका टाइमिंग जो रहेगा वो इवनिंग का रहेगा। सबसे अच्छा रिजल्ट उसी बैच से आता है। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन और फिर मिलते हैं कट ऑफ के साथ।